हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का यानी ओवरऑल ये चीज आप सब पढ़ सकते हैं, दैट इज हम चालू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में और उसके प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रो को पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती, हमने उससे चालू कर दिया था। आज से हम सेकेंड पार्ट चालू कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओवरऑल इकोनॉमी के दो पार्ट्स होते हैं, दो ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक इंडिविजुअल और छोटे से लेवल में पढ़ाई की जाती है उसके बारे में। सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि होल, जिसे हम डिनोट करते हैं होल वर्ड से, WHOLE होल, उसे डिनोट करते हैं और हम पूरी इकोनॉमी के बारे में उसमें पढ़ते हैं। क्लियर है? तो आज हम मैक्रो सब्जेक्ट चालू करने वाले, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? अब देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी द इकोनॉमी, जो कि स्टडी करता है किसको? इकोनॉमी को स्टडी करता है एज ए होल। क्लियर है? तो क्या है? मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी यानी पढ़ता है किसको? इकोनॉमी को पढ़ता है एज ए होल। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी रेदर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल मार्केट और सेक्टर। इंडिविजुअल मार्केट और सेक्टर को छोड़ के बाकी जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो कि स्टडी करता है किसको? वो क्या करता है? ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। देखो, मैक्रो इकोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ किसका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ब्रांच है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि स्टडी करता है, बताता है, पढ़ता है। किसको पढ़ता है? इकोनॉमी को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है इकोनॉमी को? एज ए होल, पूरा पढ़ता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर एंड इट्स परफॉर्म ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर मतलब पूरी की पूरी, होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेदर देन यानी छोड़कर, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसको? इंडिविजुअल मार्केट और सेक्टर्स को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। एक इंसान के बारे में, एक इंडिविजुअल मेरे बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी मतलब हम सबके बारे में हम पढ़ेंगे, हम उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि किसका ब्रांच है? इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। क्लियर? अब नेक्स्ट, हाउ इट इज जनरेटेड और ओरिजिन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से, आप मुझे बताओ। जैसे हमने इकोनॉमिक्स देखा था, इकोनॉमिक्स में क्या था कि वो स्कैरसिटी की वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी तो कहां से कुछ जनरेशन हुआ होगा ना। तो वो हुआ द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रंगीन फ्रेंड्स, क्लियर, in 1933. Clear? It emerged during the Great Depression 1930, when economists feel that need to study the economy as a whole to understand problem like unemployment, inflation and low national income. 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि हमारे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हर चीजों का, किसी चीज की लिमिट नहीं है, हर चीज की लिमिट क्रॉस हो रही है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोग काम ही नहीं कर रहे, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है। और क्या है? नेशनल इनकम हमारी बहुत कम है, इंडिया में पैसा ही नहीं आ रहा है, देश में पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं हो रहा है? जॉब्स नहीं है, लोग जॉब्स नहीं कर पा रहे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। और साथ ही साथ किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो वो 50 रुपए में बिक रहा है। इस वजह से एक इकोनॉमिस्ट थे रंगनी, वो 1933 में एनालाइज किए ये सब चीज का। तो उन्होंने सोचा जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ सकते हैं तो हम मैक्रो के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए वहां से वो टॉपिक जनरेट हुआ इन 1933
थ्री। तो क्या है, डिप्रेशन ऑफ 1930 जनरेट हुआ था 1930 में, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स ने क्या बोला था कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हमें स्टडी करने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो नेशनल इनकम, ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया है कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे हम इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमिक्स में हम क्या देखे थे, एक ह्यूमन बिहेवियर का हम ह्यूमन बिहेवियर के हम बारे में पढ़े थे वहां पे, कि एक ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से सोचता है। क्लियर, तो हम वहां पे इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, उसका एक रीजन था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे भी एक रीजन होगा, तो वो रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका सोल्यूशन मुझे कहाँ मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, और वो कब हुआ, 1933 में आया। क्लियर है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन दिख रही है क्या बराबर, अब दिख रहा होगा। अब देखो मैक्रो, मैक्रो यानी क्या होता है, ध्यान से देखना। व्हाट डू मीन बाय मैक्रो, मैक्रो यानी बिग, मैक्रो यानी क्या होता है, बिग, लार्ज साइज। एंड इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है, हाउस होल्ड, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं। इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है, हाउस होल्ड, एंड मैक्रो यानी क्या होता है, बिग, लार्ज अमाउंट। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बिग इकोनॉमी। हम पढ़ते हैं किसकी, बिग इकोनॉमी पढ़ते हैं, ना कि स्मॉल इकोनॉमी। हम क्या पढ़ते हैं, बिग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी, पूरी होल इकोनॉमी। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, किसको बोलते हैं हम, इसको ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है। किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, और वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं बिग इन लार्ज साइज, एंड इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, बिग इकोनॉमी। क्लियर, और वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। इन सिंपल वर्ड्स में देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद बिग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की सबसे बिग पिक्चर, अभी जैसे कौन सी मूवी आई है बताओ तो मुझे, अभी लेटेस्ट में धुरंधर आई है ना, धुरंधर है, तो धुरंधर क्या है, बिग इकोनॉमी है। हम उसको इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी पिक्चर है, पूरी की पूरी इंडिया की स्टोरी बताई दी गई है, कि एक एजेंट कैसे गया वहां पे, कैसे मारा पीटा, कैसे किया, वो सब चीज बताया गया, यानी पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया गया है उसमें। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिग पिक्चर, सबसे बड़ी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इट स्टडीज हाउ द होल इकोनॉमी वर्क। मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे बताता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमी हमारी कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो इसके फीचर्स। इट स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। मुझे क्या बताता है, इकोनॉमी एज ए होल के बारे में बताता है, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में हम नहीं पढ़ते, किसके बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज ए होल के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेकंड आ जाता है, इट डील्स विद एग्रीगेट वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एग्रीगेट यानी क्या होता है, मींस टोटल, लाइक टोटल इनकम, जितनी भी आपकी टोटल इनकम है, टोटल एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है, ये सब के बारे में हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर थर्ड होता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे समझने में हेल्प करता है। क्या समझने में हेल्प करता है? फर्स्ट इज नेशनल प्रॉब्लम। इंडिया में जितनी भी ओवरऑल नेशनल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब स्टडी करने में मुझे हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। फिर क्या है, लाइक कौन कौन सी प्रॉब्लम, लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड में है, ये सब के बारे में हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आ जाती है। किस टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी, अब अपन आगे क्लास पे देखेंगे। फिर देखो स्कोप,
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से एरिया कवर हो रहे हैं। पहला तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब नेशनल मतलब ये पूरे के पूरे इंडिया में जो भी चीजें हो रही वो सब के बारे में, जितनी भी इनकम अर्न कर रहे उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि इनकम भी आ जा रही है। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम भी आ जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय मनी एंड बैंकिंग सिस्टम? जितना भी पैसों से रिलेटेड काम है, आप बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, ये सब के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब भी कवर हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जनरल प्राइस लेवल लाइक इन्फ्लेशन। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का? जैसे हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इन इंडिया। क्लियर? यानी इंडिविजुअल की स्कैरसिटी लेवल हम वहां पे सॉल्व करेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया में कितने लेवल, मतलब नेशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, कितनी होनी चाहिए, क्या वो लेवल में है कि नहीं है। सेकेंड, टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट देना है। थर्ड, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस हद से ज्यादा बिग, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्राइस हाई नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज 50 रुपए की मिल रही है और तुम उसको 200 रुपए में बेच रहे हो, क्या लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो जो प्राइस डिसाइड किया गया है किसी चीज का, वही प्राइस रहे, एक्स्ट्रा चार्ज ना करें। फोर्थ, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ भी करना है तो उससे रिलेटेड भी पॉलिसीज मुझे यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। फिर आता है फिफ्थ, टू एंश्योर अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना भी आप जनरेट कर रहे हो इनकम, जितनी भी इनकम आप कमा रहे हो, उसमें से कुछ परसेंट ही आप पेड करो, एक पर्टिकुलर मतलब ज्यादा आप पेड ना करो। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट बराबर इक्वल होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? अब अपन चलते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल्स देख लो। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? नेशनल इनकम आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, प्राइस लेवल आ जाता है। नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी, जीएनपी सब अपन पढ़ेंगे, बस अभी ओवरऑल देख लो। तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, जनरल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क। मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे बताती है कि हमारी इकोनॉमी चलेगी कैसे, एज ए होल, पूरी तरीके से, एंड हाउ टू सॉल्व इट्स मेजर प्रॉब्लम फॉर ए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। क्लियर है? किसके लिए मिलेगा? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला पार्ट अपन चालू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज सर्कुलर फ्लो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैनेज कर लेना। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से तुम क्या समझते हो? तुम पहले सोचो, 2 मिनट तुम सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो और फिर मेरा लेक्चर देखो। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी होता क्या है? सर्कुलर मीन्स, बताओ व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर? मीन्स एक सर्कल, ठीक है? थोड़ा सा दिल बन गया, ये दिल भी नहीं बना। हाँ, ये सर्कल हो गया। अब ये क्या होता है? क्या ये सर्कल नेवर एंडिंग है? क्या कहीं पे ब्रेक हो रहा है सर्कल? ये सर्कल ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब ये सर्कल चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये आपस में ऐसे गोल गोल घूम रही। हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है कि आड़ी तिरछी घूमती है? गोल गोल घूमती। तो वैसी हमारी इनकम भी सर्कुलर फ्लो में घूमती है, यानी जो भी हमारी इनकम है हम जनरेट करते हैं, उससे पैसा खर्च करते हैं, ये सब आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब देखो, the unlimited and recurring wants of human being have made the production process on a continuous process। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम जॉब करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम जॉब करते हो और तुम्हें जो भी पैसा मिल रहा है तुम उसका क्या करोगे? बताओ बताओ। पूरा तो सेव तुम करोगे नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से, तुम पैसा पूरा सेव नहीं करने वाले हो। तो जो भी पैसा तुम जनरेट करोगे, कमाओगे, उसका तुम करोगे खर्च। काम करोगे, दुकान में करोगे,
शॉप में जाओगे, मस्त ब्रांडेड कपड़ा तुम खरीदोगे। अब जो भी तुम कपड़ा खरीद रहे हो उसके बदले में तुम क्या दोगे, पैसा दोगे। और वो पैसा किसके पास जाएगा, शॉपकीपर के पास जाएगा। अब शॉपकीपर या तो उसको बैंक में सेव कर लेगा या तो खर्च कर लेगा। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जो भी पैसा बैंक में जा रहा है, फिर वही बैंक में मैं जाऊंगी, पैसे उधार लूंगी, लोन लूंगी, ठीक है, और उसका क्या करूंगी, टैक्स पेड करूंगी, और उसी से गवर्नमेंट मुझे सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी इसमें से एक सिस्टम भी बाहर चले गया, यानी एक सिस्टम भी हट गया, तो मेरी इकोनॉमी का सर्कल टूट जाएगा, सर्कल आधा हो जाएगा। इसलिए तुम्हें याद है अपन लास्ट क्लास में देखे थे 3 चीजें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये भी सर्कुलर फ्लो में आ सकता है ना बेटा। सोचो, चीजों को कनेक्ट करो। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हर एक टॉपिक से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तुम्हें इन्फ्लेशन कनेक्ट करना है दूसरी चीजों से। मैं जो रील्स बनाती हूँ तुम उसे देखा करो, उसमें मैंने सारी चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने इकोनॉमी से कनेक्ट किया है। तो कनेक्शन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे एक टॉपिक जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो तुम ये चार्ट थोड़ा सा दिख रहा है क्या, हाँ। अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये सर्कल जो तुम्हें बना हुआ दिख रहा है, पहले क्या हो रहा है, इकोनॉमी के थ्रू अब अपन समझते हैं। हाउस होल्ड, व्हाट डू मीन बाय हाउस होल्ड, यानी कि हम नॉर्मल पीपल, ठीक है, हम नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, सप्लाई फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम जाते हैं फैक्ट्रीज में जॉब करने, जाते हैं फैक्ट्रीज में जॉब करने, जॉब्स करने जाते हैं, कंपनी में जॉब करने जाते हैं, कहीं और काम करने जाते हैं। तो ये सब क्या, सप्लायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा भी नहीं, इतना याद तुम रखो। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्लियर। तो हाउस होल्ड में क्या आता है, सप्लायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम कहा जाएंगे, फर्म में जाएंगे, क्या करने, गुड्स को प्रोड्यूस करने, काम करने के लिए। अगर फर्म में हम नहीं जाएंगे, जॉब करने हम नहीं जाएंगे, तो गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड कहा जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, एंड फर्म उसके बदले में मुझे क्या दे रही है, रेंट दे रही है, सॉरी फैक्टर का पेमेंट कर रही है, यानी कि पैसा पेमेंट कर रही है, सैलरी। ये सब किसको देगी, हाउस होल्ड को देगी। ये देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो कैसे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब से क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। अब तुम देखो, जो भी कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर है, यानी स्पेंडिंग ऑफ जो हम गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, जो भी फैक्टर ने मुझे पैसा दिया है उसका हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उस पैसे को हम खर्च करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करेंगे बाय फर्म के थ्रू। क्लियर है। अब देखो इस चैट को थोड़ा सा और अपन डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट पेज में, पहले पढ़ लो। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं उससे फर्म क्या करती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, एंड फर्म मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मान लो मेरे पास एक लैंड है, तुम आए मेरे पास, मैं हाउस होल्ड हूँ, मेरे पास एक लैंड है, तुम आए मेरे पास, तुम मुझे बोल रहे हो मुझे तुम्हारी रेंट, मुझे तुम्हारे लैंड में चाहिए, क्या मैं तुम्हारी लैंड को उधार ले रहा हूँ और उसमें मैं बनाऊंगा फैक्ट्री, और जो भी पैसा आएगा उसका मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो जो तुम आ रहे हो मेरे पास, तुम मुझे क्या दोगे, रेंट दोगे, और मैं तुम्हें क्या दूंगी, लैंड दूंगी। तो लैंड के बदले में मुझे जो भी रेंट मिल रहा है वो मेरी क्या है, इनकम है, और तुम्हारी क्या है, वो प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो भी तुम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बदले में मुझे जो भी मिल रहा है दैट इज माय कंजम्पशन, वो मेरी फैक्टर
पेमेंट कहलाएगी। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाउस होल्ड जो भी चीज तुम्हें प्रोवाइड करता है, तुम मान लो फर्म हो और मैं हाउस होल्ड हूँ, हाउस होल्ड जो भी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करता है, तुम उसके बदले में मुझे रिटर्न में क्या देते हो? रेंट देते हो, वेजेस देते हो, इंटरेस्ट देते हो और प्रॉफिट देते हो। और मैं तुम्हें क्या देती हूँ? लैंड देती हूँ, लेबर देती हूँ, कैपिटल देती हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप देती हूँ। और उससे तुम क्या करते हो? चीजों का प्रोडक्शन करते हो, मीन्स प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो। और फिर यही पैसे को मैं क्या करती हूँ? खर्च करती हूँ। देखो, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, जो पैसा तुम मुझे दिए, ठीक है, जो पैसा तुम मुझे यहाँ पे दिए, और वही पैसे को मैं क्या करूंगी? यहाँ पे एक्सपेंड करूंगी, कंज्यूम करूंगी, यानी स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड, कहाँ चले गया पेन? स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और वही पैसा वापस मैं तुम्हें दे दूंगी अगर मैं तुमसे गुड्स परचेस करूंगी तो। क्लियर है? तो पैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? घूमते जा रहे हैं। तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने तुम्हें लैंड दिया, मेरे पास जो पैसा आया मैं उससे जाऊंगी दुकान में कुछ खरीदने, किसके पास? तुम्हारे पास जाऊंगी, और वो पैसा घूम के तुम्हारे पास ही आ जाएगा, फिर तुम मुझे पेमेंट करोगी। तो ये क्या है? साइकिल है। अगर मान लो मैं एक्सपेंडिचर नहीं करती, पूरा पैसा सेव कर देती हूँ, फिर क्या होगा? ना तुम्हारे पास इनकम होगी, ना मेरे पास गुड्स आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये सर्कल टूट जाएगा। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने जो पढ़ा, ब्लैक पेन ले लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करते? पेमेंट करते किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी फैक्टर की इनकम हो जाती है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है? द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस। अब जो मेरे पास जो इनकम आई है, कौन दिया है? तुम मुझे इनकम दियो। किसको? हाउस होल्ड को इनकम दियो। और तुम क्या हो? फर्म हो। हाउस होल्ड को तुमने क्या दिया? इनकम दिया। फिर मेरे पास जो पैसा आया, इनकम आया, उस पैसे का मैं क्या करूंगी? स्पेंड करूंगी। दिस इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। क्लियर है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टोटल 3 मेन पॉइंट है। सबसे पहला हाउस होल्ड, फिर हाउस होल्ड के पास क्या आएगी? इनकम आएगी, रेंट आएगी, वेजेस आएगा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आएगा। कौन देगा? फर्म देगी। और हाउस होल्ड के पास जो इनकम आएगी, उस पैसों का वो क्या करेगी? कंजम्पशन करेगी, यानी पैसा खर्च कर देगी। क्लियर है? समझा यहाँ तक? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किससे होगा? लैंड से होगा, लेबर से होगा, कैपिटल से होगा, एंटरप्रेन्योरशिप से होगा। क्लियर? एंड हाउ इट इज वर्क, ये काम कैसे करता है? हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या करेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेगी। व्हाट डू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। टू किसको? फर्म को देगी। क्लियर? अब सेकंड, फर्म यूज दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। फर्म के पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किसके थ्रू? हाउस होल्ड के थ्रू आया। अब वो फर्म क्या करेगी? उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। एंड थर्ड, फर्म्स मेक पेमेंट। फर्म किसको पेमेंट करेगी? हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी। किसको? हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी फॉर दी फैक्टर यूज, क्योंकि फर्म ने हाउस होल्ड के फैक्टर्स को यूज किया है, तो उसके बदले में वो क्या देगी? रेंट देगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट देगी एंड प्रॉफिट देगी। अब हाउस होल्ड क्या करेगा उस पैसों का? हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू बाय गुड्स। हाउस होल्ड क्या करेगा? उस इनकम का गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। ठीक है? अब फिफ्थ, दिस एक्सपेंडिचर बिकम, वो एक्सपेंडिचर अब दोबारा किसकी इनकम बन जाएगी? फर्म की इनकम बन जाएगी। क्लियर? लास्ट, दिस साइकिल कंटिन्यू इन द सेम मैनर। अब ये साइकिल कंटिन्यू गोल 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 घूमते रहेंगी। क्लियर है? समझा? दिस इज दिस बेसिक ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, और अगर नहीं क्लियर होंगे आप मुझे फ्रीली बोल सकते हो। क्लियर? अभी हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। क्लियर? ये था। अब फटाफट से इसको तुम देख लो।
कहीं पे डाउट आ रहा है आपको तो आप मुझे बोलो अभी। ठीक, ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, अब दिख रहा होगा है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसे पढ़ लो। चलो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। A meaning of circular flow of income, it refers to the cycle of generation of income। हम इसे क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अगर ये साइकिल नहीं होगी तो इनकम जनरेट भी नहीं होगी, गुड्स प्रोड्यूस भी नहीं होंगे, एक्सपैंड भी नहीं होंगे इन दिस production process. Its distribution among the factor of this, its distribution among the factor of production, and finally it's circular from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। clear? अब इसके 3 phases होते हैं, phases of circular flow of income, 3 टाइप के फेज होते हैं। सबसे पहले, चलो इधर देखो, सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्शन फेज। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन फेज, जनरेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, और जो भी इनकम जनरेट होगी हम उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनकम फेज। सबसे पहला प्रोडक्शन फेज, सेकेंड इनकम फेज, यस इनकम फेज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम किसको पैसा देंगे, हाउस होल्ड को पैसा देंगे। अब हाउस होल्ड के पास जो भी पैसा आया है वो उसका क्या करेंगे, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यानी एक्सपेंडिचर, हम उसे क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और वो पैसा हम किसके पास खर्च करेंगे, वापस फर्म के पास खर्च करेंगे। फर्म, FIRM, फर्म, फर्म के पास खर्च करेंगे। दिस इज द फेसेस, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, जनरेशन फेज एक बार थ्योरी में पढ़ लो इसे। Firms produce goods and services with the help of factor service. Second, distribution phase, factor income, rent, wages, interest and profit flow of firm to household, firm to household, household to firm, यही साइकिल पूरी चलते रहती है। Third is disposition phase, income received by household is spent on goods and services produced by firm। Clear, 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 समझा। इसके की पॉइंट्स क्या है, जनरेट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेंड। जनरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड लास्ट में उसे स्पेंड करेंगे। समझा है यहाँ तक के? डाउट है कहीं पर भी? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिखकर कि मैम मुझे ये टॉपिक में डाउट है, आप मुझे बताओ इसका क्या है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जा सकता है, मुझे टॉपिक पर्सनली, मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? तुम्हारी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं स्टॉक मतलब जो घर पे रखा हुआ है, एंड फ्लो मतलब पानी तैर रहा है, इन योर लैंग्वेज। बट इन माई लैंग्वेज क्या है, चलो देखते हैं। स्टॉक, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा यूज होता है। अब देखो, मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो क्या है, वेरिएबल रिलेट टू स्टॉक while other relate to flow, therefore it is important to understand their meaning so that variable can, ये तो अपना थ्योरी बता रहे, बकवास कर रहा है। अब देखो, मेन स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल refers to that variable which is measured at a particular point of time। मतलब तुम सच थे, मतलब तुम्हारा लॉजिक सच था। तुम्हारा लॉजिक क्या था कि स्टॉक जो घर पे रखा हो दैट इज माय स्टॉक, वो तुम्हारे घर का स्टॉक है। अगर मैं पूरे इंडिया का स्टॉक देखूं तो क्या है, इंडिया की नेशनल इनकम आज के डेट में क्या है, इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रही है आज के डेट में। ठीक है, मनी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज के डेट में,
that is called stock. तो stock यानी क्या बोल रहे हैं? Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जो भी चीज मेजर कर रही हूँ, अगर मैं अभी कितना बज रहा है, 11:50 हो रहा है, तो 11:50 को मैं अभी क्या चीज देख रही हूँ, क्या चीज कैलकुलेट कर रही हूँ, उस टाइम पर वो चीज क्या है, मैं उसे बोलती हूँ स्टॉक. तो स्टॉक क्या है? मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जो भी चीज कैलकुलेट कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, देख रही हूँ, मैं उसे क्या बोलती हूँ? स्टॉक बोलती हूँ. इसका एग्जांपल देखो, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2019. कि 31 मार्च 2019 के दिन मेरा स्टॉक क्या था? 31 2019 के दिन मेरे गोडाउन में जो भी सामान रखा हुआ था, उस दिन वो कितना सामान था और आज वो कितना सामान है. जो भी सामान मैं उस टाइम कैलकुलेट की थी, वहां पे खड़े हो गए, दैट इज माय स्टॉक. क्लियर है? तो स्टॉक मतलब रिफर्स टू दैट वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या होता है? चेंज होता है. ठीक है, जो भी चेंज हम वहां पे मेजर करते, उस टाइम पर मेजर करते, मैं उसे क्या बोलती हूँ? स्टॉक बोलते हैं. एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2019. इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल. स्टॉक क्या है? वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल. नेशनल इनकम, नेशनल कैपेसिटी, मनी सप्लाई एक्सेट्रा. इकोनॉमी के हिसाब से देखो तो मनी सप्लाई कितनी है, नेशनल कैपिटल कितना है, नेशनल वेल्थ कितना है. दिस इज द स्टॉक. कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर डे में क्या चीज मेजर कर रही हूँ, उसे हम बोलते हैं स्टॉक. मैं यहाँ पे टाइम डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करूंगी. क्लियर है? मैं सिर्फ डे कैलकुलेट करूंगी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में. क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है फ्लो. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? जैसे पानी तैरता है, पानी तो एक जगह स्टोर तो नहीं रहता, नहीं. वो अगर उसको हम एक बकेट में भी रख देंगे तो वो ऐसे 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 करते रहेगा. दिस इज द फ्लो. पानी अगर मैं यहाँ से छोड़ दूं, इस जमीन में रख दूं पानी, तो वो क्या इधर उधर चले जाएगा, एक जगह तो रहेगा नहीं स्टिक. तो वैसी फ्लो है. फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो भी एक वेरिएबल, जैसे स्टॉक वेरिएबल है, वैसी फ्लो भी एक वेरिएबल है. रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हमने स्टॉक क्या देखा था? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर? इस टाइम, आज के ही दिन तूने मुझे बोला था कि तू आएगा, लेकिन तू नहीं आया. दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ. हम किसी चीज को अगर पॉइंट आउट करके कुछ चीज बोलते, दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियर है? अगर मैं मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर? ओवर मतलब पूरा साल भर को मैं बोलती हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के, दिस इज द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ 1 जनवरी, दिस इज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर है? अब देखो डेफिनेशन पढ़ो. फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब एग्जांपल देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019, बर्थ रेट इन द ईयर 2018, नेशनल इनकम इन द ईयर 2018. ठीक है? या तो मैं सिर्फ मंथ के बारे में बात करूंगी, या तो मैं पूरे ईयर के बारे में बात करूंगी. ये क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम सबका घर ओवर ए हाउस. ये टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं? ये क्लियर है? इस महीने में ये स्ट्रीट में कितने घर बने हैं? इस महीने में, इस साल में कितने नंबर ऑफ घर बने हैं? दिस इज द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आज के दिन कितना प्रोडक्शन हुआ है, आज के दिन कितने घर बने हैं, दिस इज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो फ्लो हमें क्या बताता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक मंथ में चीजें कितनी प्रोड्यूस हुई है, एक साल में चीजें कितनी प्रोड्यूस हुई है. दिस इज द फ्लो. एंड स्टॉक, आज के दिन क्या हुआ है, कल के दिन क्या हुआ था, दिस इज द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? तो फ्लो क्या है? फ्लो मीन्स वेरिएबल रिफर्स दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जांपल देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ. यहाँ पे देखो मंथ लिखा है,
ना कि टाइम, ना कि डे। मंथ ऑफ कौन सा मंथ? जनवरी 2019। एंड बर्थ रेट इन द ईयर, हम बर्थ रेट पूरे साल का कैलकुलेट करें। कौन से साल का? 2018 का। एंड नेशनल इनकम इन द ईयर 2018, देखो ईयर लिखा है, मंथ लिखा है, ना कि डे और टाइम लिखा है। क्लियर है? तो पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? डे, वीक, ईयर। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल। फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं? टाइम डायमेंशनल होते हैं। इसमें इसको हम डे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज में। वीक, ईयर, ये सब आ जाता है फ्लो में। क्लियर? और फ्लो, सॉरी, ये आ जाता है स्टॉक में। और फ्लो में क्या आता है? टाइम डायमेंशनल आता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल फॉर बेटर क्लियरिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। दिख रहा है क्या? हाँ, the amount of water in tank is the quantity of water in the tank at a given point of टाइम। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में टैंक में पानी कितना भरा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, वाटर फ्लो इनटू द टैंक फ्रॉम द टैप इज फ्लो ऑफ वाटर बीइंग एडेड टू द टैंक पर यूनिट ऑफ टाइम। ये हो गया। The total number of house on December 31st 2018 in the stock concept, and while the number of houses constructed during the year 2018 as a flow variable। अभी जैसे मैंने आपको सेम हाउस वाला एग्जांपल दिया कि 31 दिसंबर के दिन कितने नंबर ऑफ हाउस बने थे, पर्टिकुलर डे हो गया, ठीक है, वो किस में आ गया? स्टॉक में। अगर मैं बोलूंगी कि 2018 में कितने नंबर ऑफ हाउस बने हैं, वो आ गया फ्लो के कॉन्सेप्ट में। होप सो आपको फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब डिफरेंस देखो। स्टॉक रिफर्स वेरिएबल टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कीवर्ड्स हैं। स्टॉक मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन, आज के समय में। क्लियर? अब फ्लो, ये पूरे साल में, ये पूरे वीक में। चलो तुम मुझे बताओ, इस पूरे वीक में तुमने कितना पढ़ा? दिस इज फ्लो। आज के दिन तुमने कितना पढ़ा? दिस इज स्टॉक। ठीक। अब टाइम डायमेंशन, स्टॉक इज नॉट ए टाइम डायमेंशन। हम इसको, स्टॉक को हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? अब फ्लो हैज ए टाइम डायमेंशनल एज इट मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये पूरे ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है। अब नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है स्टॉक का? एक स्टैटिक है। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक? व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक? मीन्स स्थिर, जो चीजें डिस्टर्ब नहीं की जाती, जो चीजें हिलती नहीं है, जो चीजों में मूवमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। एंड फ्लो मीन्स, सॉरी एक सेकेंड, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना। हाँ, फ्लो मीन्स डायनेमिक। फ्लो क्या है? डायनेमिक, जो कि चेंज होते जाता है। जैसे पानी का फ्लो चेंज होता है, आज पानी यहाँ है तो कल पानी उधर होगा, थोड़ी देर के बाद पानी उधर होगा। दिस इज कॉल्ड फ्लो। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2018 को कितनी थी? अब फ्लो में देखो एग्जांपल, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018। नंबर ऑफ बर्थ 2018 में कितने हैं? नंबर ऑफ बर्थ उस ईयर में, 2018 में। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूं मैं। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2019। मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन मनी, नेशनल इनकम। अब देखो कुछ की पॉइंट्स दिए। स्टॉक टेल्स हाउ मच, कितना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड फ्लो मीन्स हाउ मच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? कितना है ये पूरे साल भर में। ठीक, ये क्या है? फ्लो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो में।
व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ फ्लो? जैसे हम इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे कि इकोनॉमी में कितने टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो वैसे ही सर्कुलर फ्लो में भी टाइप है, फर्स्ट इज रियल एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। क्लियर? फर्स्ट क्या है? रियल फ्लो, सेकेंड इज मनी फ्लो। व्हाट मीन बाय रियल फ्लो? रियल मतलब होता क्या है, तुम मुझे बताओ। हु इज रियल? तुम एआई देखते हो, एआई में क्या होता है आजकल, फोटोज जनरेट हो रही है, कैसे भी फोटो जनरेट हो जाती है भाई। तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये रियल नहीं है, इस पे बिलीव मत कर, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। दैट इज नॉट रियल। रियल वो है जो तुम क्लिक करके पोस्ट करते हो, दैट इज रियल। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, दिस इज रियल। ये कोई एआई वीडियो नहीं है, दिस इज रियल वीडियो। क्लियर? तो रियल क्या है? फिजिकल फ्लो, मतलब जो चीज प्रेजेंट है, जो चीज मुझे दिख रही है, जो चीज को मैं टच कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, दैट इज रियल फ्लो। ठीक है? अब रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जो भी चीज हाउस होल्ड टू फर्म में ट्रांसफर हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, हम उसे बोलते हैं रियल फ्लो। यानी कि As seen in the diagram, household provide, household क्या प्रोवाइड करते? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करते। अगर हाउसहोल्ड नहीं होता तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी नहीं होती। तो ये क्या हो रहा है? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। हम रियल फ्लो को क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए व्हाट डू मीन बाय फिजिकल फ्लो तो कंफ्यूज मत होना, उसे हम रियल फ्लो बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रियल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जैसे देखो ये वाले फ्लो में आप देख सकते हो, दिख रहा है? हाँ, तो ये क्या है? हाउस होल्ड है और ये है तुम्हारा फर्म। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसको प्रोवाइड कर रहा है? फर्म को प्रोवाइड कर रहा है। एंड फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। किसको? हाउस होल्ड को। तो अब क्या है? Real flow determines the magnitude of growth process in an economy. For example, when more factor services are offered to firm, then whole volume of production will be more and it speed up the production. जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड, मेरा रहना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप पढ़ पा रहे हो। अगर हम हैं तभी जाके प्रोडक्शन हो पा रहा है, अगर हम हैं इसलिए हमारी इकोनॉमी चल रही। मान लो हम इंसान है ही नहीं तो इकोनॉमी चल भी नहीं सकती है। लैंड, सर्विसेज और प्रोडक्शन, ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? हमारी वजह से हो रही है। इसलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ऊपर में खुद को रखना। क्लियर? तो रियल फ्लो क्या है? डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ। हम एक सिग्नल है ग्रोथ का, हम हैं इसलिए ग्रोथ हो रहा है। अब व्हाट डू मीन बाय मनी फ्लो? हमने यहाँ पे क्या फ्लो किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, मीन सप्लाई की। सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट डू मीन बाय गुड्स? व्हाट डू मीन बाय गुड्स? गुड्स मीन्स आपके पास जो भी चीजें होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है? अब वो एंड गुड्स एंड सर्विसेज, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल के थ्रू। क्लियर? अब हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सप्लाई क्या कर रहे हैं? रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट है। और मनी फ्लो, मनी आ गया मतलब पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, वो वाला जगह यहाँ पे। ठीक है? तो मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। मतलब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो? फर्म को दे रहे हो। उसके बदले में फर्म तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगी? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगी। कैसे?
from firm to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for their purchase of goods and services produced by the firm. जो भी firm produce करेगी goods and services, चीजें जो भी produce करेगी तुम्हारे factor of production से, उसके बदले में फर्म तुम्हें क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट करेगी. दिस इज द मनी फ्लो कॉन्सेप्ट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात होती है. और रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीज के बारे में बात होती है. कहाँ पे हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में, एंड फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में फैक्टर पेमेंट के बारे में बात होती है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. क्लियर है? तो मनी फ्लो शो द मूवमेंट ऑफ मनी, पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर. रिमेंबर, यहाँ पे तुम्हें रिमेंबर करने बोल दिया भाई. देखो, रियल फ्लो यानी गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल चीजें, जो चीज आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये सब रियल फ्लो में. एंड मनी फ्लो में क्या आ जाएगा, पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, यानी पैसा 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 पैसा, ओनली पैसा. दैट इज मनी फ्लो. क्लियर है यहाँ तक के? समझा? नहीं समझा है तो बता सकते हो. एक ही चीज 10 बार रिपीट कर रही हूँ मैं, बता सकते हो, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो. क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा देख लो तुम भाई. देखो, रियल फ्लो हमने देखा, ठीक है, और फिर मनी फ्लो हमने देखा. फिर आते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट है ये. अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम ओनली 2 सेक्टर्स. हमारी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में बात करती है. वैसे तो 4 सेक्टर है, और वो बताऊंगी आगे क्या है. वैसे तो 4 सेक्टर है, लेकिन अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म सेक्टर. क्लियर? हाउस होल्ड यानी कि ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फर्म यानी प्रोड्यूस करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल करते हैं किसको, हाउस होल्ड को सेल करते. देयर इज द सिंपलेस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी, फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो फॉरेन सेक्टर. अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन. लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म के रिलेशन के बारे में ही बताया जाएगा. हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा फर्म को, फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, चक्कर ऑफ किसका, मनी का, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का. तो हाउस होल्ड कौन होते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. किससे कंज्यूम करते हैं, फर्म से. जो भी हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगी फर्म को, लैंड प्रोवाइड करेगी, कैपिटल प्रोवाइड करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगी, उसके थ्रू फर्म चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसे मार्केट में सेल करेंगे, और हम इंपॉर्टेंट पर्सन ही फर्म से जाकर चीजों को खरीदेंगे और उनकी इनकम होगी. क्लियर? लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर का रोल है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी. अगर मैं चारों सेक्टर को ले आऊंगी तो मैं उसे बोलूंगी ओपन इकोनॉमी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट अभी. एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी. जिसका रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं होता है, उसे मैं क्या बोलती हूँ, क्लोज्ड इकोनॉमी बोलती हूँ. इसके कुछ एजम्पशन है जो कि हमें मानकर चलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज है. अब चाहे भगवान भी आकर बोल देना कि इसमें ये चीज नहीं है, मैं नहीं मानूं, क्योंकि इकोनॉमी में लिखा हुआ कि ये चीज है, मतलब है, कोई और इसे चेंज नहीं कर सकता. दिस इज द एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमी. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 सेक्टर एग्जिस्ट, हाउस होल्ड और फर्म. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड नो फॉरेन सेक्टर. क्लियर? हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, क्या प्रोवाइड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. थर्ड क्या प्रोवाइड करती है, फर्म प्रोड्यूस क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंटायर आउटपुट ऑफ हाउस होल्ड. क्लियर? अब हाउस होल्ड क्या करती है, रिसीव करती है फैक्टर इनकम, किससे, फर्म से रिसीव करती है. क्या रिसीव करती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट. दे स्पेंड ऑल इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. उनके पास जो भी इनकम आती है वो सब के सब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस नहीं,
परचेज करने में हेल्प करती है। नो सेविंग, कोई भी सेविंग नहीं बताई जा रही है इकोनॉमी में। हाउस होल्ड डज नॉट, डोंट सेव द फर्म, डू नॉट सेव फ्रॉम प्रॉफिट। क्लियर। Take away factor services flow household, factor payment firm to household, goods and services flow firm and household, consumption expenditure यानी household to फॉर्म। रिमेंबर करने क्या बोला है, देखो टू सेक्टर ओनली, नो सेविंग, सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन सेविंग के बारे में बात नहीं की जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है और कोई भी फॉरेन का ट्रेड यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टरों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि ये दोनों कौन है, ये दोनों के बीच में काम क्या होते हैं, क्या करते हैं, किसका, हाउस होल्ड और आप क्या हो, फॉर्म। क्लियर। तो इससे इस इकोनॉमी, ये पूरे सर्कल को मैं क्या बोलती हूँ, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलती हूँ, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इसे बोल रही हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी। समझा, क्लियर है। फिर से देखो थोड़ा हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो किया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है आपका, मैक्रो एंड इकोनॉमी। मैक्रो क्या है, बिग, एंड इकोनॉमी मींस हाउस होल्ड। क्लियर। अब इसी कुछ एजम्पशंस थे। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, हाउस होल्ड और फर्म के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल होता है और उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करती है। और मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, तीन फेसेस होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। फिर स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ा। स्टॉक मींस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। फ्लो मींस मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। अब मुझे बताओ कि आज के डेट में मैं क्या सोचूं, अभी मैं क्या सोच रही हूँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज स्टॉक। मैं कल क्या सोच रही थी और पूरे महीने में मैं क्या सोची हूँ, पूरे साल भर में मैं क्या करी हूँ, पूरे साल भर में मैं क्या सोची हूँ, दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। अब टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, दो टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो होते हैं। फर्स्ट इज रियल फ्लो, यानी जो भी चीजें फिजिकल है, हम जिसका फिजिकल चीजों का ट्रांसफर करें, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। यानी कि गुड्स, सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब का हम फिजिकल ट्रांसफर करें। ये पेन मैं आपको दे दी, दिस इज रियल फ्लो। मनी फ्लो, उसके बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो, दिस इज मनी फ्लो। ठीक। अब सर्कुलर फ्लो में हम पढ़े थे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी हम सर्कुलर फ्लो को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसे बोल रही हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बारे में बताया जा रहा है। देखो ये जो गोला दिया हुआ है, ये फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड, फर्म, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बदले में वो क्या दे रही है, फर्म क्या दे रही है, हाउस होल्ड को पेमेंट कर रही है, रेंट पे कर रही है। ठीक है। फिर हाउस होल्ड क्या करता है, कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे वो कंज्यूम करता है, ये देखो। उसके बाद वो क्या करती है, पेमेंट करती है। क्लियर। ये पूरा का पूरा हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। कहीं पे भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टाग्राम में मैसेजेस करो, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी। क्लियर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू, बाय बाय।